हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंट में हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज मैं आपको समझाता हूं स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट। पेज नंबर, मैंने वैसे पढ़ने के लिए कहा था आपसे, एक बार पढ़ के रखें। आप आए मॉड्यूल में, स्टडी मटेरियल में, पेज नंबर 8.57, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी के पास पुराना मॉड्यूल हो तो पेज नंबर चेंज हो सकता है। बैंकिंग चैप्टर की यूनिट नंबर 4 में आ जाए, 8.58 पर। 57 पे तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, 58 पर हम ज्यादा क्लियर लिख सकते हैं। परफॉर्मिंग असेट, मैंने कल बताया था, दो तरह की होती है, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग, एनपीए और पीए। तो पीए में, परफॉर्मिंग में एक एसेट आती है, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड असेट। और नॉन परफॉर्मिंग एनपीए जब हो जाती कोई ऐसे, तो स्टैंडर्ड से हटके एनपीए में जैसे गई, तो एनपीए में 3 क्लासिफिकेशन है। पहले वो सब स्टैंडर्ड रहती है, फिर वो डाउटफुल में जाती है, और फिर वो लॉस असेट में हो जाती है। 3। तो स्टैंडर्ड किसे कहेंगे? स्टैंडर्ड असेट्स आर दोज विच डू नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम and which does not carry more than the normal risk attached to the business। बैंकिंग बिजनेस में नॉर्मल रिस्क तो हमेशा रहती है। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अचानक उसके साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है कि वो पेमेंट ना कर पाए। तो स्टैंडर्ड असेट में नॉर्मल रिस्क के अलावा कोई रिस्क नहीं, मीन्स देयर इज नो अदर प्रॉब्लम अदर देन नॉर्मल रिस्क। मीन्स इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली, पेड बाय द पर्सन रेगुलरली। तो स्टैंडर्ड असेट ये हो गई। नॉन परफॉर्मिंग का क्या होता है, अब ये सीखना है खास। सब स्टैंडर्ड, अ सब स्टैंडर्ड असेट इज वन विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एन एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। नॉट एक्सीडिंग 12। सुनना, फिर बोल रहा हूं, सब स्टैंडर्ड इज वन विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। जो एनपीए क्लासिफाइड हुई, लेकिन कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। एनपीए कब डिक्लेयर होता है? तो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कल, कि अगर किसी असेट पे सपोज 1 अगस्त को इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, ये ड्यू डेट, तो अगले दिन से क्या हो जाती है? वो अगले दिन से वो ओवर ड्यू हो जाती है। क्या जाती है? ओवर ड्यू जाती है। और इसको मैं ऐसा करता हूं 31st, ताकि काउंटिंग करना इजी रहे। तो 1 सितंबर से वो क्या होगी? ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट। अब अगर ये टर्म लोन है, टर्म लोन मीन्स पीरियडिक लोन, जो हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन होते हैं, जो 10 साल 5 साल इस तरह से चलते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं, मीन्स ओवरड्राफ्ट लिमिट डिमांड लोन कहलाती है। जब चाहोगे आप चेक लगा दो, बैंक वाले देंगे, जितनी लिमिट है उसमें। डिमांड लोन होते हैं, वो कल वापस आया, जमा करवा दिया, फिर निकाले, डिमांड पे पैसा देंगे वो। और टर्म लोन में क्या होता है, एक बार पैसा मिल जाता है, फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ती है। तो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी 31 अगस्त, आपने नहीं पे की तो 1 सितंबर से वो हो गई ओवर ड्यू। अब ओवर ड्यू का क्या रूल था, याद करो, यहां से 90 दिन तक, 90 डेज, 90 दिन तक, यानी 30 दिन सितंबर के, 30 दिन सितंबर के, अक्टूबर के 31 दिन, ठीक है, और नवंबर के हम ले लेते हैं 29 डेज। सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर के 29 डेज, 90 दिन तक, यानी 29 नवंबर तक। और 30 नवंबर इधर ले लेते हैं बाहर, ये 91 वाला दिन, 91 डे ये। तो यहां तक तो वो असेट क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड। यहां तक क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे ही वो एनपीए क्लासिफाई हुई, तो वो स्टैंडर्ड से हट जाएगी, सब स्टैंडर्ड में आ जाएगी। और एनपीए कब क्लासिफाई होगी? मैंने बताया, इफ इंटरेस्ट एंड आर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू फॉर एक्सीडिंग 90 डेज, एक्सीडिंग 90 डेज। तो यहां पर जाके वो फर्स्ट टाइम एनपीए डिक्लेयर हुई, एनपीए डिक्लेयर। तो यहां जैसे ही वो एनपीए डिक्लेयर हुई, अब वो असेट यहां पर सब स्टैंडर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। कब तक? नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा नहीं।
तो 12 महीने इसका मतलब हम ईयर मान लेते हैं, सपोज ये 19 था, ये क्या था 19 था, तो यहां से 12 महीने यानी 30 नवंबर 20 तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर 30 नवंबर भी नहीं आएगा, ये चलो 30 नवंबर 20, ये आपको 12 महीने हो गए है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 12 में। सर 12 महीने के बाद भी अगर वो अकाउंट नहीं सुधरा, हो सकता है यहां वो आके इंस्टॉलमेंट पे कर जाए तो ये वापस स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो 12 मंथ तक वो क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, है? अब सपोज इवन आफ्टर 12 मंथ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू, अभी भी ओवरड्यू चल रही है, अभी तक अकाउंट नहीं सुधरा, तो क्या आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगी डाउटफुल असेट में। तो डाउटफुल की डेफिनेशन में क्या लिखा है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना आपको, बस ये 2 लाइन में काम हो गया अपना, ठीक है ना। एग्जाम में कभी लिखने के लिए आए, थ्योरी वैसे तो नहीं आती बट फिर भी आ जाए, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट असेट्स, तो बैंक में असेट का मतलब वो लैंड बिल्डिंग नहीं होता, प्लांट मशीन, यहां पे असेट का मतलब होता है ये एडवांसेस, एडवांसेस का दाम लोन। डाउटफुल में क्या लिखा है, एन असेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन सबस्टैंडर्ड कैटेगरी, remain in substandard category for a period at least 12 month। 12 महीने तक अगर यहां रह गया, तो अब यहां पे इन्होंने इतने अच्छे से नहीं लिखा, इसलिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है ये देखो, एज पर आरबीआई गाइडलाइन लोन अपॉन बिकमिंग एनपीए, सुनना भी यहां अच्छी लाइन की, लोन अपॉन बिकमिंग एनपीए, फर्स्ट टाइम जैसे एनपीए हुआ, वुड फर्स्ट बी क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, क्या क्लासिफाई करेंगे, सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। तो 12 महीने तक में आप जितनी भी बार बैलेंस शीट बनाओगे, जितनी भी बार स्टेटमेंट बनाओ आप, 1 बार 2 बार 4 बार, क्वार्टरली, मंथली, जैसे हर बार आप उस अकाउंट को, एनपीए को सब स्टैंडर्ड दिखाओगे 12 महीने तक, एंड बियॉन्ड दैट इट वुड हैव टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल, क्या कहेंगे इसको, डाउटफुल। तो यहां ज्यादा अच्छे से लिखा है, यानी बियॉन्ड बियॉन्ड 12 मंथ, ये क्या क्या कहलाएगा, ये डाउटफुल असेट में कहलाएगा। और डाउटफुल में भी 2 क्लासिफिकेशन है, डाउटफुल असेट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डाउटफुल नंबर 1, डाउटफुल नंबर 2 एंड डाउटफुल 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजिंग फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एज। यानी यहां कब तक रहेगा, तो यहां लिमिट नहीं लिखी, कितने भी साल रह सकता है। तो यहां 3 तरह के डाउटफुल होंगे, 1 2 3, अभी आगे बताऊंगा। अप टू 1 ईयर अगर यहां रहेगा, 1 साल से 3 साल तक यहां रह रहा है, और 3 साल से भी ज्यादा होगा डाउटफुल, अभी तक नहीं सुधरा अकाउंट, तो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल, कितने भी साल हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर लिमिटेड 12 मंथ की, और यहां बियॉन्ड विच डाउटफुल। अब लॉस असेट कब होगा, तो लॉस असेट के लिए ऐसा नहीं कि यहां पे 2-5 साल रह जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कई साल तक अकाउंट यहां पड़ा हो सकता है। लॉस तो कब मानेंगे, लॉस सेट, लॉस सेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय नंबर 1 बैंक, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई, 4 लोग हो गए, बैंक, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्टर। अब लॉस असेट में कब आएगा, समझे आप बात को, ये 4 लोगों में से कोई कैटेगराइज करे, या तो ऑडिटर आए वो रिकमेंड कर दे कि ये तो लॉस असेट है 100% बेड डेट्स, या इनके इंटरनल ऑडिटर आते हैं, आरबीआई के इंस्पेक्टर आते हैं, बैंक खुद यानी बैंक का मैनेजर, बैंक का रीजनल मैनेजर खुद ही बोलते हैं अब ये अकाउंट तो बेकार हो गया, हटाओ इसको, लॉस असेट है, तो लॉस असेट यानी लॉस असेट के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब ये कि जैसे कोई अकाउंट स्टैंडर्ड बढ़िया अच्छा इंस्टॉलमेंट आ रही, अचानक वो व्यक्ति इंस्टॉलमेंट हो गया, क्या पता क्यों हुआ, हमें भी पता नहीं, हमारा तो किस्त बराबर दे रहा था बैंक की, तो अब उसने मार्केट में क्या किया हमें पता नहीं, सुसाइड कर लेते हैं लोग पैसा, तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड अकाउंट का पैसा आना मुश्किल है। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको यहां तक लाने के लिए पहले इसमें लाना है, फिर इसमें लाना है, फिर इसमें लाना है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड वाली चीज को लॉस डिक्लेयर कर सकते हो। तो जब ऐसा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा पर्सन, तो सीधे बैंक मैनेजर क्या करेगा, उस अकाउंट को लॉस में डाल देगा। अब उसको एनपीए में लाया, सब स्टैंडर्ड में, फिर डाउटफुल में लाया, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं। तो डायरेक्ट भी कैटेगराइज हो सकता है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर वगैरह वगैरह। ये है 4 क्लासिफिकेशन। बाकी थ्योरी आपको याद नहीं करना है इसमें से। अब ये 4 क्लासिफिकेशन काम क्या आएंगे, तो आगे आए पेज नंबर 8.61 पर। 8.62 पर बल्कि प्रोविजंस लिखा हुआ मिलेगा, लिखा प्रोविजंस। प्रोविजंस के बारे में आप देखो 8.62 एंड 63 पेज नंबर पर। तो 63 पेज नंबर पर एक टेबल दे रखी है, तो या तो आप इस पेज नंबर पर देख लें, या फिर आप यहां पर मॉड्यूल में लिख लें प्रोविजंस के, वहां सी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इन नोट्स, तो नोट्स पर आ जाए। नोट्स पर बताता हूं, नोट्स में आप आ जाए पेज नंबर 1.10, सॉरी जो भी 1.10 वैसे मेरे नोट्स में। तो आपको जो भी मैंने प्रिंट आउट दिए नोट्स के, हो सकता है उसमें मैंने चैप्टर आगे पीछे कर दिया हो, क्योंकि मैं जनरल नोट्स में कई बार ऐसे अमेंडमेंट करते रहता हूं। तो देख लें आप प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है यहां पर। नंबर 1 स्टैंडर्ड एडवांसेस, इन पर कितना प्रोविजन बनाना है। तो इन पे नॉर्मल रिस्क है, कुछ ज्यादा रिस्क तो है, तो इन पे बहुत नॉमिनल प्रोविजन बनाइए आप। कितना, अच्छा ये बैंकिंग रेगुलेशन में मैंडेटरी है प्रोविजन बनाना। हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमें एक तो चीज देखना पड़ती है कि उसने एनपीए क्लासिफाई किया कि नहीं किया। दूसरा हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट सही है कि नहीं। तो प्रोविजंस, ये आईएमपी क्वेश्चन भी बनता है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और बहुत मार्किंग वाला आता है, मतलब आपको 4 नंबर फिजिकल में मिल जाएंगे, इतना आसान रहेगा। अभी आपको देखना। तो स्टैंडर्ड एडवांसेस में वैसे जनरल रेट तो ई कॉलम में लिखी है, राइट लगाएं ई वाले पॉइंट पर। 0.4%, कितना 0.4% ऑफ एडवांसेस, जितने का लोन है 100 lakhs का लोन है तो 100 lakhs का 0.4% प्रोविजन बनाना, क्योंकि बहुत नॉर्मल रिस्क। अब यहां पर और भी प्रोविजंस दे रखे हैं स्टैंडर्ड में, वो बताता हूं मैं, वैसे याद ये रखना है। पहला दिया डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चरल एंड एसएमई, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 0.25%। वहां प्रोविजन सिर्फ 0.25% का, जितने भी एग्रीकल्चर एडवांसेस है और जितने भी एसएमई एडवांसेस है। एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट, मॉल बनाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट, वो 1%, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है, तो वो 1%। एडवांसेस टू रियल सेक्टर फॉर रेसिडेंशियल हाउसिंग, मल्टी स्टोरेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, ऊपर कमर्शियल था, नीचे रेसिडेंशियल पे 0.75, कितना 0.75। न्यू अमेंडमेंट तो नहीं है इसमें, कुछ भी हटा देना न्यू अमेंडमेंट वर्ड तो, क्योंकि अमेंडमेंट तो बहुत पहले हो चुका है, अब वो न्यू नहीं बचा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है। तो आगे लिखा हुआ है हाउसिंग लोन एट लेसर इंटरेस्ट रेट, जो हाउसिंग लोन कम इंटरेस्ट रेट पे, कई बार बैंक वाले जैसे त्योहार के सीजन पे स्पेशल स्कीम लाते हैं, बैंकों में भी आपस में बहुत कंपटीशन है, तो हाउसिंग लोन हमारा सबसे कम है, तो क्या करते हैं बहुत लेसर रेट पर आपको हाउसिंग लोन देते हैं, लेकिन वो शर्त लिख देते हैं सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन दैट दिस रेट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 ईयर, ऐसा लिख देते हैं। अब लोग क्या समझते हैं कि हाउसिंग लोन हमेशा हमारा 20 साल तक इसी रेट पे चलेगा, ऐसा नहीं है, बाद में रेट बढ़ा देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती, और कोई बैंक में स्टेटमेंट निकालने जाता नहीं है, बस किस्त भरे जाते हैं, बाद में समझ में आती है 2-4 साल बाद कि लोन तो वहीं का वहीं खड़ा है, जितना पैसा भरा हो तो इंटरेस्ट में चला गया, ऐसा हुआ है रियल के लोग। तो समझदारी दिखाना चाहिए, हम कम से कम कॉमर्स पढ़े हुए लोगों को तो स्टेटमेंट हर साल स्टेटमेंट निकाल के देखना चाहिए, कहीं बैंक, बल्कि 6 महीने में निकालो। स्टेटमेंट चार्जेस लगेंगे ना, लग जाएंगे चार्जेस, लेकिन आपको दिखता तो जाएगा कि कब कहां कितना इंटरेस्ट लगा है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हाउसिंग लोन अगर लेसर इंटरेस्ट रेट पर है तो वहां 2% रिस्क, कितना प्रोविजन बनाना 2%, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। लेकिन साल भर बाद वो तो नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, जितना आपने सभी लोगों को इंटरेस्ट चार्ज किया उतने पे आ जाएगा। तो वो इंटरेस्ट रेट लेसर तो थोड़े दिन के लिए थी,
तो जब तक वो लेसर रेट पे तब तक 2% लगाओ, फिर क्या करो, तो द प्रोविजन ऑफ दिस असेट वुड रिवर्ट टू 0.4, वही नॉर्मल पे आ जाएंगे, 0.4 नॉर्मल है, 0.4 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेट आर रीसेट एट हायर रेट इफ द अकाउंट्स रिमेन्स स्टैंडर्ड। तो अगर अकाउंट स्टैंडर्ड ही 1 साल बाद भी, ठीक है, तो 1 साल बाद वो आप हायर रेट पे ले आओगे, अब लेसर रेट तो खत्म हो जाएगा, तो फिर अब वो नॉर्मल अकाउंट हो गया, नॉर्मल अकाउंट हो गया तो 0.4%। यानी इनडायरेक्टली हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 साल की। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन फॉर एट लेसर रेट, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट 2% फॉर 1 ईयर। तो ये 3 अलग से रेट दे रखी थी आपको, 3-4 रेट, बाकी आपके नॉर्मल एडवांस जितने भी होंगे वो 0.4 का है, तो इसे याद रख लोगे। एग्रीकल्चर एंड एसएमई याद रहेगा 0.25, कमर्शियल रियल एस्टेट 1%, हाउसिंग रियल एस्टेट 0.75%, और हाउसिंग में भी लेसर रेट अगर है तो 2%। फिर लिखा है सब स्टैंडर्ड एडवांसेस, अब कहां जाएगा सब स्टैंडर्ड, यहाँ एनपीए हो गया तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योर्ड पोर्शन, जो सिक्योर्ड एक्सपोजर है, डेफिनेटली ये लोन जो होगा आपका 100 लाख का लोन है, तो हो सकता है ये 100 लाख का लोन सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, कुछ भी, मकान, गोल्ड, कुछ भी। तो जो सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी की वैल्यू आपकी जितनी भी, तो वो सिक्योर्ड एक्सपोजर कहलाएगा, बाकी का क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड। मान लो सिक्योरिटी की वैल्यू 80 लाख है, तो 80 लाख सिक्योर्ड, 20 लाख अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड एक्सपोजर पे कितना, 15%, और अनसिक्योर्ड एक्सपोजर पे कितना, 25% लगाना है। बस ये 2 याद रखेंगे, तीसरा कट कर देंगे। डाउटफुल कैटेगरी में आ जाए, डाउटफुल कैटेगरी में फिर 2 बार, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अब एक तो डाउटफुल है क्योंकि बहुत सालों का पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से अनसिक्योर्ड है, यानी आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं, आप रिकवर कहां से करोगे, तो रिस्क ज्यादा है ना। तो क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन करोगे, 100%। और सिक्योर्ड पोर्शन पे पीरियड वाइज है, फॉर डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अगर ये डाउटफुल इसमें 1 साल तक रहता है, इस कैटेगरी में कब आएगा, ये 12 महीने खत्म होने के बाद आएगा, 13वें महीने से। तो अब यहां पर 13 महीने से लेके आगे 12 महीने और, मतलब 1 साल तक अगर इसी कैटेगरी में रहता है तो आप 25% प्रोविजन करोगे। 1 साल से भी ज्यादा होगा, डाउटफुल में ही है, वो तो सुधर ही नहीं रहा अकाउंट, इंस्टॉलमेंट देने ही नहीं आ रहा व्यक्ति, तो क्या करेंगे हम, 1 अप टू 3 इयर्स तक तो 40% प्रोविजन करेंगे। और अगर मोर देन 3 इयर्स हो गए तो 100% प्रोविजन करवा, ठीक है, सिक्योर्ड पोर्शन पे। और लॉस से, लॉस का तो नाम ही लॉस है, मींस 100% प्रोविजन। ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बहुत आसान है, इजीली याद हो जाएगी, 100% याद रखना है। अब इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन आप जहां से भी देखना चाहें, स्टडी मटेरियल में भी है और यहां पर भी सब सेम ही है, कोई अंतर नहीं। नोट्स में देख लें, चलो नोट्स में आपको 1.11 पेज पर एक तो क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 वो जो कल समझाया था मैंने, इनकम रिकॉग्नाइजेशन अक्रूवल बेसिस पे और रिसिप्ट बेसिस पे, याद है ना, परफॉर्मिंग असेट्स पर अक्रूवल बेसिस पर और नॉन परफॉर्मिंग पे रिसिप्ट बेसिस पर। एक तो ये कर लेना। 12th क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड सब इसका क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ एडवांसेस ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड। कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, तो कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आया। आप चाहो तो स्कैनर उठा के या सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करके देख लेना, कितनी बार आया है। 4 नंबर फोकट के हैं ये, कुछ नहीं करना है, लाइन से आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल सब दिए, ठीक है, अमाउंट भी दिया हुआ, बस आपको इनटू करना है। स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लिखा है तो कितना परसेंट लगाते हैं स्टैंडर्ड में, कोई एग्रीकल्चर एसएमई कोई वर्ड नहीं है, तो नॉर्मल क्या स्टैंडर्ड में पॉइंट। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड में 2 होते हैं, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं स्टडी मटेरियल में भी, तो पहले से एक ही कैटेगरी थी सिक्योर्ड, अब अनसिक्योर्ड भी आगे, दोनों आगे कैटेगरी। तो अब क्या होगा, अब आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं। तो आप स्टडी मटेरियल में भी देखेंगे और यहां पर भी देखेंगे, स्टडी मटेरियल में 8.65 पर सेकंड इलस्ट्रेशन में, तो वहां पर भी आपको रीजनिंग मिलेगी। क्या एजम्पशन ले, सिक्योर्ड मानना ज्यादा अच्छा है
क्यों सिक्योर्ड मानना अच्छा है? क्योंकि जनरली बैंक अनसिक्योर्ड लोन देती ही नहीं है 99%। बैंक क्यों देगी अनसिक्योर्ड लोन? तो रेशनल माइंड आपका क्या कहेगा, क्या एजम्पशन बेस्ड? द सुटेबल एजम्पशन इज दैट सबस्टैंडर्ड असेट शुड बी अज्यूम एज सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड पे 15, और अगर स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लिख दे तो फिर कितना लगाओगे? अनसिक्योर्ड पे 25%। डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड होता तो कितना लगाते? 100, और सिक्योर्ड है तो ईयर वाइज लगाना। कुछ नहीं लिखा है तो, और ईयर वाइज लिखा है, इसका मतलब सिक्योरिटी तो हुआ होगा। तो फॉर 1 ईयर, 1 साल तक हो तो कितना? 1 से 3 हो तो कितना? और मोर देन 3 हो तो कितना? मैंने आपको बताया था 25, 40 एंड 100, और लॉस असेट पे कितना? 100। इतना छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी। बैंकिंग में हम स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बहुत दिन तक अभी यही चलेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक आप फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलिए, नोट्स में 13th नंबर क्वेश्चन, नोट्स के ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है? इसमें भी ऐसे ही प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट 13। उसके बाद आप आए 19 नंबर क्वेश्चन, नोट्स में 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। विदिशा बैंक लिमिटेड हैज had extended the following credit line to small scale industry which had not paid the interest since March 1995। कब से इंटरेस्ट नहीं दिया इन्होंने? मार्च 1995। बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है? हालांकि क्वेश्चन पुराना है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 2005 कर लो आप इसको, या 2015 ही कर लो, 2015 ही कर लो इसको। तो सिंस मार्च 2015 दो लोन है, टर्म लोन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज ऑन 31 मार्च 2019 कर लो। अब स्वाभाविक बात है, यहां तो 19 करना पड़ेगा ना। 70 लाख रुपए का एडवांस है टर्म लोन पर और एक एक्सपोर्ट क्रेडिट पर। यहां पर आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2019 70 लाख, 60 लाख। DICGC एंड ECGC कवर। DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन बने हुए हैं जो डिपॉजिट पर इनका इंश्योरेंस करते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस। आपने सुना होगा आपकी FD जो बैंक में करवाते हो, जो नेशनलाइज बैंक में, वो सिर्फ 1 लाख तक इंश्योर्ड रहती है। अभी तो खैर बढ़ा दी उसकी लिमिट, 5 लाख हो गई। लेकिन अगर आपने मान लो 50 लाख की FD कराई और कल से वो बैंक डूब जाए, जैसे PNB में हुआ, तो आपको कितने मिलेंगे? 1 लाख की गारंटी बस। वो भी इसलिए क्योंकि बैंक वालों ने डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवा रखा है, और अब इस इंश्योरेंस की कवर 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख अब हुआ है। यानी नेशनलाइज बैंक में भी पैसा सिक्योर नहीं है आपका। बट सिक्योर क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि जनरल नेशनलाइज बैंक डूबे नहीं, PNB इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी डूबा नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट, वरना आपकी FD भी चली जाती, ठीक है? तो DICGC जो है और ECGC, तो DICGC से डिपॉजिट इंश्योरेंस करती है, इनकी गारंटी देती है, और ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी जब एक्सपोर्ट फाइनेंस होते हैं, कई बैंक एक्सपोर्ट बेसिस पर भी आपको लोन देते हैं, तो वहां पर कौन इंश्योरेंस करता है, कौन गारंटी देता है? ECGC। तो उन्होंने गारंटी दी क्या कि अगर ये पैसा डूबा तो हम 50% देंगे, और ECGC ने कितना दिया? 40%। यहां 50 और यहां 40 की गारंटी। सिक्योरिटी है 30 लाख एंड 25 लाख, लेकिन इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? सिर्फ 20 और 15। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 30 की असेट के रियलाइजेबल 20। हम बैंक वाले, हमने किसी को 70 लाख का लोन दिया और उससे सिक्योरिटी के तौर पे 30 लाख की असेट रख ली, उसका मकान हमने गिरवी रख लिया 30 लाख। लेकिन अगर अभी हम बेचने जाए तो 30 लाख नहीं आ रहा, कितना रियलाइजेबल? 20 ही आ रहा है। तो मैं इस लोन में से ज्यादा कितना कवर करूंगा? रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है? तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 20 लाख एंड 15 लाख, 15 लाख रुपए। इतने ही पैसे आ पाएंगे। तो यहां पे आपको वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लिखना चाहिए। कंप्यूट द नेसेसरी प्रोविजंस टू बी मेड फॉर द ईयर एंडेड, प्रोविजन का ही क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करना है ये देखते हैं। तो पहले आप हमेशा ऐसे करोगे, अगर मान लो हम बेच नहीं रहे, लेकिन सपोज अगर इस असेट को बेच दिया था तो 20 तो यहां से आ जाते,
तो आपका बेड डेट्स प्रोविजन जो होता है डाउटफुल, तो आपको 50 लाख रुपए डूबने की संभावना है। लेकिन इस 50 लाख में से भी आपको DICGC वाले 50% तो दे ही देंगे ना, 25 लाख। कितने लाख दे देंगे? 25। 50% की गारंटी दी ना, तो 50% की गारंटी 50% इसका थोड़ा ना। गारंटी का मतलब क्या होता है? अगर सामने वाला नहीं देगा तो हम देंगे, तो सामने वाला 20 लाख दे तो रहा है, तो डूबेगा कितना? 50। तो उस लॉस की भरपाई करेगा। इंश्योरेंस किस चीज का? लॉस की भरपाई होती है, ग्रॉस अमाउंट की थोड़ी। और ACAC इसमें 40%, तो 40% कितना हो जाएगा? 45 इंटू 40% 18, 25 यहां बचा, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा? 27। तो आपका ये रियलाइज हो जाएगा उसके रियलाइजेबल वैल्यू से। ये आपको गारंटी कारपोरेशन वाला दे देंगे, यानी आपके डूबने की संभावना तो ये है ना, तो इसे हम अनसिक्योर्ड पोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड पोर्शन। ये सिक्योर्ड नहीं कहीं से भी, ना सिक्योरिटी से और ना गारंटी से, सिक्योर्ड ही नहीं है। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे कितना प्रोविजन बनता है, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये किस कैटेगरी का अकाउंट है। तो मैंने आपको बताया कि आपने डेट चेंज कर ली, क्या लिखा था ऊपर लाइन में कि विदिशा बैंक एक्सटेंडेड द फॉलोइंग वगैरह, विच हैड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट सिंस मार्च 2015 कर लिया हमने इसको। 15 से अभी तक पैसा नहीं दिया उसने, तो कभी का NPA हो गया। 19 आ गया, 4 साल हो गए, यानी हम क्या कहेंगे इसको? मोर देन 3 इयर्स वाली कैटेगरी, मोर देन 3 इयर्स। और इन्हीं के अगर डेट के हिसाब से चलोगे तो 95 और 2001 में तो और ज्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत साल हो गए। तो कौन सी कैटेगरी वाला अकाउंट है ये? डाउटफुल कैटेगरी। और डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, 2 सॉरी, अनसिक्योर्ड पे 100, और सिक्योर्ड पोर्शन में भी कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? 1 ईयर में आएगा कि 1 to 3 ईयर में आएगा कि मोर देन 3 ईयर में आएगा? तो मोर देन 3 ईयर में आएगा ना, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुके इसको। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे तो आप 100% प्रोविजन बना दोगे, 25 एंड 27, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन। और प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन भी तो करना पड़ेगा। सिक्योर्ड पोर्शन कौन से वाले में? मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा वाले में। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना? सोचो 2 मिनट के लिए। सिक्योर्ड पोर्शन 100% करना है, लेकिन कौन सा सिक्योर्ड पोर्शन? किसको सिक्योर्ड बोलोगे इसमें से? ये सिक्योर्ड है 20 और 15, तो यहां हम सिक्योर्ड इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्यों सर, इसको क्यों नहीं मानेंगे सिक्योर्ड? यानी मैं जो प्रोविजन बनाऊंगा 100% फॉर मोर देन 3 इयर्स, वो 20 लाख पर बनाऊंगा, 20 का 100% बनाऊंगा, यानी 20। तो टोटल मिलाकर मेरा हो जाएगा ये 25 बना, ठीक है, और ये 20 यानी 45। यहां मैं 15 पर बनाऊंगा, 15 का 100% यानी 15, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका 42। ये टोटल प्रोविजन आपका इतना बनेगा। सर ऐसा क्यों, इसको क्यों नहीं माना? थोड़ा दिमाग लगाओ कि 25 पर भी प्रोविजन बना दूंगा, मतलब आपको इस पर भी डाउट है, इस पर भी प्रोविजन बना रहा हूं, बेड डेट्स प्रोविजन बना रहा हूं इस पर भी, कि इन पे भी डाउट है, गारंटी कर रहा हूं ये देंगे कि नहीं देंगे। ये तो खुद गारंटी कारपोरेशन है, इसलिए इस पे डाउट नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योर्ड मतलब ये सिक्योर्ड होता है। ये तो तब देंगे अगर डूबेगा तो देंगे, वरना क्यों देंगे? ये फिजिकल चीज तो ये है ना। तो ध्यान से समझ लेना क्या करना है आपको। क्वेश्चन वही था, प्रोविजनिंग का ही कंसेप्ट वही थे। डाउटफुल में आप अनसिक्योर्ड पे 100 करते हो, सिक्योर्ड पे एज वाइज करते हो, ईयर वाइज करते हो। तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये डाउटफुल है कि नहीं, तो हमें पता लगा कि ये 2015 से नहीं दिया, 2019 हो गया, इसका मतलब ये डाउटफुल है, और वो मोर देन 3 ईयर। अब हमें निकालना था इसमें सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना। तो हमें टेबल बना ली, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे, एक तो सिक्योरिटी का पॉइंट था, ये माइनस कर दिया, फिर गारंटी कारपोरेशन का था, ये पॉइंट माइनस कर दिया। तो ये नई चीज, ये सीखने को मिलेगी आपको। सिंपल क्वेश्चन होता तो आप इजीली कर लेते कि 70 में से 20 सिक्योर्ड, 50 अनसिक्योर्ड, लेकिन ये नहीं बात थी, इसलिए स्टार इस पे बनाना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो 19 कर लेना और
मैंने कहा आपको 13th कर लेना, 11, 12, 13, 19 नोट्स में सभी सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए अपने, है ना। स्टडी मटेरियल पे चलते हैं। स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 इसी यूनिट में आप देखो, इसमें भी DICC का दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 4th दिया है। ये करना आप, ये इसी जैसा है, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन, ये कर लेना तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन 5 भी दिया है, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इलस्ट्रेशन 6th नंबर, ये भी कर लेना आप। इलस्ट्रेशन 7th, इतने सारे दिए, और क्या लो आप, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो हैंड टू हैंड इस सब्जेक्ट में आप साथ साथ में करना, ठीक है। अब आगे थ्योरी दे रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेज नंबर 8.70। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए AS 13 बना है, बैंक वाले भी इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर्पज के लिए करते हैं। बैंक अपना कोई भी फंड आइडल नहीं पड़ा रहने देता है, हर रोज कुछ ना कुछ कमाता है बैंक। तो बैंक के बारे में क्या कहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक क्या कहता है, 3 कैटेगरी बनाई है। तीनों कैटेगरी के लिए आप आ जाएं पेज नंबर, हम थ्योरी इतनी बड़ी नहीं पढ़ेंगे, 8.71 पर एक समरी चार्ट दे रखा, बस वहां आ जाए, उतना ही पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पॉइंट आएगा, इससे समझा रहा हूं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन। नंबर 1 HTM, हेल्ड टू मैच्योरिटी, यहां देख लो लॉन्ग टर्म, हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो मैच्योरिटी तक रखोगे, हेल्ड करोगे आप, और मैच्योरिटी पीरियड है, इसका मतलब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होगा, तो मैच्योरिटी तक, हेल्ड टू मैच्योरिटी। दूसरा है HFT, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बैंक वाले शेयर में ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हेल्ड फॉर शेयर ट्रेडिंग पर्पस। गवर्नमेंट बैंक ने अगर कोई सिक्योरिटी एक्वायर की है तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए वापस भेज देंगे। और लास्ट है अवेलेबल फॉर सेल, AFS, अवेलेबल फॉर सेल, यानी जो आपने खरीदे थे किसी भी इंटेंशन से, लेकिन अभी अवेलेबल है, आज चाहो तो आज बेच सकते हो आप। तो ये 2 करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, और जो पहला था HTM वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ नीचे, परसेंट देखो, 25%, यानी बैंक कैन नॉट हेल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर इनको 100 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 100 लाख के इन्वेस्टमेंट में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट ये लोग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी। बाकी का 75% को करंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये 2 करंट है, ट्रेडिंग पर्पस मतलब वही तो है, रोटेशन में बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। और अवेलेबल फॉर सेल मतलब वो भी शॉर्ट टर्म हुआ ना, अभी बेच दो, अवेलेबल है सेल के लिए, तो ये 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। बस इतना सा पढ़ना है, बाकी सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, और कट भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा कट कितना करोगे, तो पढ़ रहे हैं बस उस पर राइट लगा लो, बाकी ऑटोमेटिक कट ही। अब आगे आए हैं आप पेज नंबर 8.74 पर। 8.74 पेज नंबर पर आपको एक हेडिंग मिलेगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ हेल्ड टू ट्रेडिंग के नीचे, C कैटेगरी के नीचे, हेल्ड टू ट्रेडिंग के नीचे, banks are required to follow AS 13 accounting for investment issued by ICAI relating to long term investment for valuation of investment in subsidiaries in terms of AS 13. Long term investment should be arrived at in financial statement at carrying cost. याद करो मैंने AS 13 बताया था, long term investment valued at carrying cost unless there is permanent decline, there is decline other than temporary. तो जब तक परमानेंट डिक्लाइन नहीं होगा तब तक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही कैरी करोगे, बार बार चेंज नहीं करोगे। ऐसे यहां पर भी हाउएवर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन शैल बी मेड टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सच रिडक्शन बीइंग डिटरमाइंड एंड मेड ऑन ईच इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। तो ये बात मैंने वहां पर दी थी, तो वही एस यहां पर भी अप्लाई होता है। और शॉर्ट टर्म पे क्या होता था, शॉर्ट टर्म पे वहां वही होता था कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज प्लेस, यहाँ पे बेसिक आप चाहे तो इसके आगे एक लाइन और लिखें, तो इस पे राइट लगा ले बस। तो एक मैंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक मैंने सीधे पढ़ा दे वैल्यूएशन, बीच का सब कट। बस उसके अलावा और कोई थ्योरी आपको इस चैप्टर में काम करेगी, ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अगले यूनिट की बात करेंगे हम। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा,
फिर एनपीए कैसे क्लासिफाई होंगे वो रूल्स पढ़े। आज हमने पढ़े असेट क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, फिर उसकी प्रोविजनिंग पढ़ी, और फिर उसके बाद DICGC, इतनी बात। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे हैं, तब हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे। पहले आप इतना रिवाइज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।